नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। बीएड ब्रिज कोर्स में हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत लिखना अध्याय है और इसी अध्याय के अंतर्गत सब टॉपिक है आदर्श लेखन। आज के इस वीडियो में हम इसी को कवर करने का प्रयास करेंगे। आदर्श लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बच्चों के सामने बोर्ड पर स्वयं लिखते हैं, एक नमूना पेश करते हैं और उसी को देखकर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। जब अध्यापक शब्द या वाक्य लिखते हैं तो बच्चे उसको समझते हैं, जैसे शब्दों को किस प्रकार से लिखा जाता है, वाक्य को किस प्रकार से लिखा जाता है। जब दो शब्द लिखे जाते हैं तो उसके बीच में गैप रहता है और जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण विराम रहता है। फिर दूसरा वाक्य जब आगे शुरू होता है तो उसी में अगर हमको लगाना है तो पूर्ण विराम को हटाकर हम और शब्द लगाकर या फिर अन्य जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से अन्य शब्दों को लगाकर हम फिर आगे की वाक्य को बनाते हैं। इस प्रकार से बच्चे के सामने अध्यापक लिखते रहते हैं और बच्चा उसको देखकर सीखता रहता है। ये वास्तव में आदर्श लेखन है जिसमें अध्यापक बच्चे के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि वास्तव में किस प्रकार से सही और सुंदर लेखन किया जाता है। अब इसमें आप देखें तो वही बात बताई गई है कि आदर्श लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बच्चों के सामने स्पष्ट, सही और सुंदर लेखन का नमूना पेश करते हैं। ठीक है, इससे बच्चे लिखने की सही विधि को समझते हैं, शब्द, वाक्य और अनुच्छेद की संरचना को सीखते हैं, विराम चिन्ह, वर्तनी और भाषा प्रवाह को देख और समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए अगर अध्यापक बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आदर्श लेखन, तो राम, घर, जा, बच्चे इस तरह से लिखेंगे। पहले इस पर चर्चा हो चुकी होती है। ध्यान दीजिएगा, आदर्श लेखन की प्रक्रिया जो होती है वह 3 चरणों में होती है। लेखन से पूर्व चर्चा होगी, ठीक है, लेखन से पूर्व चर्चा, उसके बाद लेखन के दौरान लिखते हुए चलेंगे, बच्चों को बताते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे और उसके बाद फिर लेखन के बाद। तो आदर्श लेखन की प्रक्रिया में भी 3 चरण है, इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा, आगे हम इसको समझेंगे। जैसे अध्यापक ने लिखा राम घर जा रहा है, बच्चों को बताया, बच्चों इसके बाद जब ये वाक्य पूरा हो जाएगा तो बच्चे क्या बताएंगे, पाई। तो अब आपस में चर्चा होगी तो पाई खींचेंगे, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। फिर मान लीजिए उन्होंने कहा कि इसमें तभी उसने एक सांप देखा या तभी उसने, अब इस वाक्य को जिस प्रकार से आगे अगर बनाया जाए, ठीक, तो अब उसको इस प्रकार से आगे अगला वाक्य शुरू किया जाए तो बच्चों को इस तरह सिखाते हुए चलेंगे। अब मान लीजिए कि उसके पास अब कुछ कोई और भी चीज है, जैसे अब शब्दों को जोड़ा जा रहा है, और को जोड़ा जा रहा है, और के सहारे कोई दूसरा वाक्य जोड़ा जा रहा है, तो ये तब तमाम चीजें बच्चों को बताते हुए अध्यापक चलते हैं। तो ये आदर्श लेखन है, सुंदर लेखन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कुछ अध्यापक कुछ इस प्रकार से लिखते हैं तो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आपकी राइटिंग बच्चे के स्तर के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक, अब इससे जो है बच्चे लिखने की सही विधि को समझते हैं, शब्द, वाक्य और अनुच्छेद की संरचना को सीखते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में देखा जाए तो वास्तव में आदर्श लेखन क्या है? शिक्षक के द्वारा एक अनुकरणीय लेखन का नमूना, बच्चे उसको देखकर उसको अनुकरण करके लिखना सीखते हैं। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे देखकर, सुनकर और अनुभव से सीखते हैं और लेखन एक प्रक्रिया है, न कि अंतिम उत्पाद। और हमें जो प्राचीन परंपरा रही है कि लेखन के आधार पर बच्चे को दर्ज करते रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखन में बाद में सुधार भी हो सकता है। बच्चा अगर लिख रहा है तो अंतिम उत्पाद के रूप में उसको नहीं देखा जाना चाहिए, उसमें फिर सुधार बच्चा आगे करता रहता है। तो यह अंतिम उत्पाद नहीं है, इसमें बस अपना बच्चा जो भी सोच रहा होता है उसको व्यक्त करने का प्रयास करता है। तो एक माध्यम भर है, अंतिम उत्पाद नहीं है। इसलिए आदर्श लेखन में शिक्षक लिखते समय सोच को जाहिर करता है और केवल लिखना नहीं बल्कि कैसे लिखना है यह भी दिखाया जाता है। अब आदर्श लेखन के उद्देश्य क्या है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। बच्चे को सही लेखन का मॉडल देना। अगर अध्यापक प्रारंभिक अवस्था में, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि हिंदी की लाइन्स खिंची हुई हैं, आपने देखा होगा कुछ अध्यापक इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये सही नमूना आप बच्चे को दे रहे हैं लिखने का। अगर मान लीजिए कि आप अध्यापक के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं तो बच्चे को सामने क्या आपने सही नमूना प्रस्तुत किया? नहीं। इस तरह से बच्चा कहीं यहाँ पर बना रहे हैं, मात्रा लाइन यहाँ तक, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ, इस प्रकार से गलत नमूना हो जाता है। तो आदर्श लेखन में अध्यापक के द्वारा बच्चों को सही लेखन का मॉडल दिया जाता है। बच्चे छोटे होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। अब वे क्या बनाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे का बना देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी का बना देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे का बनाते हैं। तो जब अध्यापक लिखते हैं तो बच्चे उसको देखकर बेहतर तरीके से सीखते हैं। वही हमारा एनसीएफ भी कहता है कि देखकर, अनुभव के द्वारा बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। लेखन का डर दूर करने का प्रयास होता है, क्योंकि लेखन से पहले ही चर्चा हो चुकी होती है जिस टॉपिक पर, जिस भी चीज पर लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप खेल के बारे में कोई लिख रहे हैं कि मेरा प्रिय खेल, तो उस पर बच्चे पहले से ही चर्चा कर चुके होते हैं, अपना अनुभव आपको बता चुके होते हैं कि बच्चों
क्या तुम लोग खेलते हो? हाँ हम खेलते हैं। आपका प्रिय खेल कौन सा है? तो बच्चे ने कहा कि सर हमारा प्रिय खेल क्रिकेट है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब आपने कहा चलिए तब हम क्रिकेट के बारे में लिखते हैं, क्रिकेट को और किसी नाम से जानते हैं या और क्या? तो बच्चे अपने हिसाब से फिर बताएंगे। तो अब बच्चे अपना अनुभव बता रहे हैं, तो जब बच्चे अपना अनुभव बताएंगे तो उसको उसमें डर कम रहता है। ठीक है, भाषा प्रवाह विकसित करना, बच्चे जब उसमें बातचीत करेंगे तो भाषा प्रवाह होगा। वर्तनी और विराम चिन्ह का सही प्रयोग करना, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जब वाक्य लिख रहे हैं आप अध्यापक के रूप में, तो जब वाक्य खत्म होता है तो बच्चे को पूर्ण विराम बताएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य आ रहा है तो उसमें प्रश्नवाचक निशान बताएंगे। ये सब चीजें बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चों को फिर स्वयं लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये इसका उद्देश्य होता है। आवश्यकता क्यों है? देखिए, प्राथमिक बच्चा कक्षाओं में बच्चों को क्या लिखे ये नहीं पता होता है। ठीक है, अब बच्चों को क्या पता, उन्होंने आपने उसको सिखा दिया लेकिन अभी उसको लिखने का सही मतलब ये शैली नहीं है कि हाँ किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से लिखें, कैसे लिखें, मतलब बच्चे ये भी नहीं जानते। तो जब अध्यापक लिखेंगे, दो शब्द लिखेंगे, उनके बीच में गैप देंगे तो बच्चे भी गैप देना शुरू कर देते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि बच्चे कभी कभी लिखते हैं तो एक ही लाइन में 8-10 शब्द लिख देते हैं, फिर दूसरी लाइन में 2 शब्द लिखकर फिर तीसरी लाइन में चले जाते हैं। तो अध्यापक एक बेहतर तरीके से, जैसे मान लीजिए पहली लाइन में क्रमागत रूप से 5 शब्द लिख रहे हैं, फिर दूसरी लाइन में 5 शब्द लिख रहे हैं, तीसरी लाइन में 5 शब्द लिख रहे हैं क्रम से, तो इस प्रकार से बच्चा भी सीखता है और बच्चे को ये समझ में आता है कि हमें किस कैसे वास्तव में लिखना चाहिए। तो इसमें प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे ये सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो जब अध्यापक के रूप में आप ऐसे लिखेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे इन सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो आदर्श लेखन उन्हें एक दिशा देता है कि हाँ हमें वास्तव में किस प्रकार से लिखना है। यदि शिक्षक केवल बोलेंगे कहानी लिखो तो बच्चा उलझ जाएगा, है ना? लेकिन यदि शिक्षक पहले खुद लिख कर दिखाएं तो बच्चा आत्मविश्वास से लिखेगा। यानी जिस कहानी को अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मान लीजिए कोई कहानी अगर बच्चे से कहे चलो तुम लोग अपने शब्दों में लिखो, तो बच्चा क्या लिख पाएगा? नहीं, घबरा जाएगा। अध्यापक जब लिखेंगे तो उसके बाद फिर बच्चे भी उसको उनकट करके लिखना शुरू कर देते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी कि आदर्श लेखन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला तो लेखन से पूर्व। ठीक है, इस चरण में शिक्षक विषय पर बातचीत करता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है और शब्दावली तैयार करता है। जैसे मान लीजिए कि आप विद्यालय में जा रहे हैं, ठीक है, और विद्यालय में कक्षा में जा रहे हैं और कक्षा में जाने के बाद आपका जो भी कोई टॉपिक आपको पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए कि आपका टॉपिक मेरा प्रिय खेल है। ठीक है, मेरा प्रिय खेल, आपको इसी टॉपिक पर आदर्श लेखन करना है। तो आप सबसे पहले बच्चों से बातचीत करेंगे। ठीक है, कि बच्चों क्या आप खेलते हैं? तो बच्चे कहेंगे कि बिल्कुल हम खेलते हैं। तो अपने बच्चों से पूछा कि तुम कौन सा खेल खेलते हो? बच्चा खड़ा होकर कह रहा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बच्चा कह रहा है कि सर मैं आइस पाइस खेलता हूँ, जिसको हाइड एंड सीक कहते हैं। वैसे छोटे छोटे होते हैं ना, कुछ बच्चा कह रहा है सर हम गेंद से खेलते हैं। तो बच्चे अपना अपना अनुभव बताते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं सर। तो अब आप इसी से संबंधित कहेंगे तो ठीक है, किसी एक का आपने चुनाव कर लिया कि चलो ठीक है हम क्रिकेट पर बातचीत करते हैं। तो क्रिकेट में कितने लोग होते हैं, क्या क्या होता है? अब आप पूछेंगे क्रिकेट में एक सर बैट चाहिए होता है, एक गेंद चाहिए होता है, स्टंप चाहिए होता है। बच्चे बातचीत कर रहे हैं, अनुभव अपने बता रहे हैं और आपने उस प्रकार से शब्दावली तैयार किया, उससे संबंधित शब्दों को सीखा। ठीक है, कि कितनी टीमें होती हैं? बच्चे बताएंगे 2 टीमें होती हैं। ठीक है, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं 4 में 5 में तो जान रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चे जो है बताते हैं। तो आपने क्या किया, इस आपने टॉपिक को शुरू करने से पहले उस पर चर्चा की। ठीक है, आदर्श लेखन से पूर्व। जैसे यहाँ पर मेरा प्रिय खेल है, शिक्षक पूछे कौन सा खेल, कहाँ खेलते हो, किसके साथ खेलते हो। अब उसके बाद लेखन के दौरान अब हम कहेंगे ठीक है, अब हम बोर्ड पर लिखेंगे कि हाँ आपका जो प्रिय खेल है, चलिए हम अपना प्रिय खेल क्रिकेट के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपने कहा कि चलो बच्चों खेल को क्या कहते हैं, कौन सा खेल है? तो कहेंगे सर हमारा खेल है क्रिकेट। ठीक है, या हम चलिए टॉपिक यही लिख देते हैं, मेरा मेरा तो बच्चों मेरा प्रिय खेल, हमने इस प्रकार से बात किया। हमने कहा कि हम इसी पर बात करेंगे। ठीक है, मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय खेल। अब इस पर बच्चे करते हैं कि ठीक है, अब कोई कहेगा मेरा प्रिय खेल ये, तो आपने लिख दिया इसी चीज को। अब आदर्श लेखन के दौरान देखिए शब्द बोल बोल के लिखते हैं अध्यापक। तो मेरा प्रिय खेल, मान लीजिए आप अध्यापक के रूप में लिख रहे हैं, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। बच्चे बोल रहे हैं क्रिकेट है। अब आप पूर्ण विराम देंगे तो बच्चों से कहेंगे देखो यहाँ पर अभी वाक्य खत्म हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, अब विराम चिन्ह समझा रहे हैं आप बच्चे को। उसके बाद आप कब खेलते हैं, आप कहाँ क्रिकेट खेलते हैं, कब खेलते हैं? तो बच्चे बता रहे हैं कि जब छुट्टी होती है तब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो अब आप बच्चे इसी प्रकार से बोल रहे हैं। अब उस वाक्य को आप सही करके बेहतर तरीके से लिखेंगे अध्यापक के रूप में कि जब छुट्टी होने पर, मतलब इसी तरह छुट्टी होने पर हम सभी क्रिकेट खेलते हैं। हो सकता है कि आप इसी में इस तरह से लिख दें, होने पर, ये कहीं में लिख दें। ठीक है, तो बच्चे इसको नोटिस कर सकते हैं कि सर जी होने पर एक ही। अब आप बच्चों को बताएंगे कि देखो बच्चा हमने होने पर लिख दिया। ठीक है, फिर बाद में आपने लिख दिया कि छुट्टी होने पर हम खेलते हैं। उसके बाद फिर आगे इसी तरह बढ़ते बढ़ते फिर आप इस मतलब वाक्य को पूरा अपने हिसाब से बच्चों के साथ मिलाकर
लिखते हुए चलते हैं, समझाते हुए चलते हैं। शिक्षक कभी कभी जानबूझकर गलती भी कर देते हैं, जैसे खेल की जगह पर खल लिख दिया, तो एक बच्चा बताएगा कि सर खल नहीं होगा, एक बच्चा खड़ा होकर कहेगा कि एक ही मात्रा होगा, उसमें लगेगा। तो आपने कहा ठीक है, बहुत सही बताया आपने, एक ही मात्रा भी है, आपने लगा दिया। इस प्रकार से बच्चों को समझाने के लिए अध्यापक जानबूझकर गलतियां भी करते हैं आदर्श लेखन के दौरान। तो बच्चा एक्टिव रहेगा तो तुरंत उसको बताता भी है, और नहीं बताता है तो फिर अंत में लिखने के बाद फिर जब आप चाहेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगा, तो फिर आप उसको रिवाइज करवाते हैं। तो बोर्ड पर उदाहरण, जैसे मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, मैं इसे अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, तो यह आदर्श लेखन का वास्तविक रूप है। ठीक है, अब देखिए लिखने के बाद क्या होता है, जब आप आदर्श लेखन की प्रक्रिया में जब लिख रह चुके होते हैं, उसके बाद आप फिर लिखे हुए पाठ को पढ़ते हैं, जो भी आपने लिखा है उसके बारे में पढ़ा जाता है और गलतियों पर चर्चा होती है। कहीं पूर्ण विराम छूट गया, कहीं नहीं छूटा, कहीं प्रश्नवाचक निशान लगाना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमको प्रश्नवाचक निशान हमने लगाना था, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है ना। जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक निशान लगाया जाता है। तो बच्चा कहेगा हाँ सर, यहाँ पर प्रश्नवाचक निशान लगा दीजिए। हमने कहीं दो वाक्य को सटा कर लिख दिया, हमने गैप नहीं दिया, तो कहा देखिए बच्चे, यहाँ पर दो वाक्य हमने सटा कर लिख दिया है, कि इसको कैसे लिखेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो इस प्रकार से चर्चाएं होती हैं गलतियों पर, और बच्चों को फिर लिखने का अवसर भी मिलता है, बच्चे भी फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, तो सुधार सहयोगात्मक होता है, आलोचनात्मक नहीं। यानी आपने गलती की या बच्चे ने गलती की, तो उसमें आपको आलोचनात्मक रवैया नहीं, बल्कि सहयोगात्मक रवैया अपना। कोई बात नहीं बच्चे, गलती हो जाती है। इस प्रकार से हमें लेकर चलना है। आदर्श लेखन में शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक एक मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, ठीक है, प्रोत्साहक होते हैं, और संवेदनशील पर्यवेक्षक होते हैं। पर्यवेक्षक, अगर बच्चा आप देख रहे हैं तो संवेदनशील, बच्चा कहे नहीं कि थोड़ा सी अगर बच्चा का त्रुटि करता है तो उसको लगे डांटने, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, सही कर लो। इस प्रकार से आदर्श लेखन होता है। तुलना नहीं करता है, बल्कि प्रयास और तुलना नहीं करता है बच्चा, बल्कि प्रयास और प्रगति को महत्व देता है शिक्षक। ठीक है, ये तुलना नहीं कि वह लिख दिया, हमारी एनईपी एकदम स्पष्ट मना कर दी है, तुलना तो करना ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। आदर्श लेखन के उदाहरण, अब जैसे कक्षा 1-2 में है तो शब्द लिखकर आप दिखा रहे हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, 1-2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से 2-3 वाक्यों का अनुच्छेद लिख रहे हैं। ठीक, और 4-5 में अनुभव लेखन है, छोटी कहानी, जैसे कोई अनुभव बच्चे की अपनी कोई घटना है तो वो बच्चे के साथ आप लिखवा रहे हैं उसको। ठीक, और फिर छोटी कहानी, आप छोटी छोटी कहानी, संवादिक बातों को लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने देख लिया आदर्श लेखन का। अब आकलन देख लीजिए। आदर्श लेखन के माध्यम से शिक्षक आकलन करते हैं। किस चीज का आकलन करते हैं? बच्चा मॉडल देखकर कितना सीख पाया, आपने लिखा बोर्ड पर, उसको देखकर बच्चा क्या सीख पा रहा है, पूर्ण विराम आपने सिखाया, आपने वाक्यों के बीच में गैप देना सिखाया, शब्दों के बीच में, और आपने देखा कि बच्चे का शब्द का जो बनावट है वो ऊपर नीचे बराबर है कि नहीं है, क्योंकि लेखन हमको बेहतर भी लिखवाना है बच्चे को। मात्रात्मक त्रुटि बच्चा नहीं कर रहा है, शब्द चयन सही है या नहीं है, वाक्य संरचना कैसी है। अब जैसे और का प्रयोग कब करना है, वह का प्रयोग कब करना है, या का प्रयोग कब करना है, इन सब चीजों को बच्चों को सिखाना है। तो यही जो है फॉर्मेटिव आकलन का जो है बेहतर उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अब इससे लाभ क्या होता है, लाभ भी देख लीजिए। लेखन में स्पष्टता आती है। निश्चित रूप से जब अध्यापक लिखेंगे बच्चे को, अगर आप अपने से कह दे लिखने के लिए तो शायद बच्चा बेहतर तरीके से ना लिखे, लेकिन अध्यापक जब स्पष्ट तरीके से लिखेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे भी बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो लेखन में स्पष्टता रहती है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे पहले से चर्चा कर चुके होते हैं और उसको अध्यापक लिख रहे होते हैं, तो जब अध्यापक लिखेंगे बच्चे उसको देख करेंगे तो बच्चों में आत्मविश्वास होगा कि हाँ मैं एकदम सही लिख रहा हूँ, क्योंकि सर जी ने बताया है। भाषा प्रवाह विकसित होगा, बातचीत करेंगे बोलते बोलते भाषा प्रवाह, और गलतियां धीरे धीरे कम होती हैं। आदर्श लेखन में हो सकता है कि बच्चे गलती कर रहे हैं, पहले मतलब गलतियों को देख नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब अध्यापक बार बार उसको बताएंगे तो फिर धीरे धीरे बच्चा जान जाएगा कि हाँ वाक्य खत्म होता है तो पूर्णविराम लगाया जाता है, दूसरा वाक्य उसमें जोड़ा जाता है तो सिचुएशन के हिसाब से और लगाया जाता है, या जो भी जैसी भी सिचुएशन हो वो लगाया जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर आदर्श लेखन है वह लेखन शिक्षण की आधारशिला है। ठीक है, शिक्षक एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, बच्चे उसका अनुकरण कर रहे हैं। एनसीएफ 22 के अनुसार भी यह प्रक्रिया आधारित, अर्थपूर्ण और बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने आदर्श लेखन को कंप्लीट कर लिया। ब्रिज कोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप टारगेट विथ हिमांशु डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली पीडीएफ मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।